के कुछ दिन बाद प्राइवेट टीवी चैनल जो थे उनके एडवर्टाइजिंग राइट जो थे उसको 11% बढ़ा दिया था। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है इससे पहले जो न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, इनके जो रेट्स हैं वो फिर से बढ़ाए जाएंगे। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तो गवर्नमेंट एड्स की बात कर रहा हूँ मैं। जब इलेक्शन पास में आने वाले होते हैं तो जो न्यूज मीडिया है उसके दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में होते हैं। ये जो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टीज वगैरह होती हैं इनके झंडे टोपी ये सब दिखाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इसका एक डेटा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एड्स पर पैसे खर्च करने में टॉप 10 में है और बीजेपी कांग्रेस से भी आगे है। बीजेपी ने 12 नवंबर 2018 से 16 नवंबर 2018 तक 22,099 टाइम्स टीवी पे ऐड चलाए, जो पूरे इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजर है उससे भी डबल था। ये चार्ट भी देख लीजिए लैंग्वेज वाइज टीवी चैनल्स को कैसे पैसे बांटे जाते हैं। शुरू में मैंने न्यूज एजेंसीज के बारे में बात किया था जो इतनी पावरफुल होती है कि इनके खुद के सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट ऐड पे इनकी भी डिपेंडेंसी होती है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे PTI इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने 2020 में गलवान वाला जो इशू चल रहा था इसने चाइनीज एम्बेसडर का इंटरव्यू लिया इंडिया के अंदर ही। अब देखिए जो चाइनीज एम्बेसडर है वो चाइना का ही महिमा मंडन करेगा और इंडिया की कमियां गिनवाएगा, तो उसने वैसे ही किया। लेकिन PTI जो इंटरव्यू ले रहा था उसने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो इधर से PTI वाले कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे। खाली 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और साफ लग रहा था जैसे पहले से ही वो क्वेश्चंस डिसाइडेड हो। और जो चाइनीज एम्बेसडर था वो बैक टू बैक कमी निकाल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की और इंडिया की बुराई कर रहा था। अब इसका जो नुकसान था वो गवर्नमेंट का हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है अपनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और उधर चाइनीज एम्बेसडर इतने बड़ी न्यूज एजेंसी PTI बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि चाइना जो है वो तो इंडियन एम्बेसडर को कभी अलाउ नहीं करता इंटरव्यू के लिए और PTI की वजह से देश की जो इमेज है वो खराब हुई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए PTI का जो मेन कस्टमर है वो है पराशर भारती। पराशर भारती जो है उससे इतना पैसा लेती है। RTI एक डाली गई थी तो उसमें पता चला था कि इतना पैसा लेती है, जो उस RTI की कॉपी है। तो इसके बाद पराशर भारती ने लेटर लिखा PTI से और कहा कि जो आप कर रहे हो इसके बाद हमें अपने रिलेशन जो है वो रीइवैल्यूएट करने होंगे। और इस इंसिडेंट के बाद आप अगर देखोगे तो जो बाकी की न्यूज एजेंसीज हैं जैसे ANI वगैरह है इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी। सारे मिनिस्टर्स के जो इंटरव्यू हैं वो ANI पे मिलने लगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको हैंडल करती है। देखिए न्यूज चैनल्स को सर्वाइव करने के लिए काफी कुछ करना होता है। और मान लीजिए आप पढ़ाई करके एक न्यूज चैनल को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि हम सच्चाई का आईना दिखाएंगे, हम ये सब रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो दूसरे ही दिन आपको हटा के किसी और को जगह दे दी जाएगी। और बाकी कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे तो बाकी न्यूज चैनल के साथ भी तो वही है, तो आपका जो करियर है वही दाव पे लग जाएगा। और जो न्यूज चैनल रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज्यादा रहते हैं तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी बचती हैं उनको ऐड देने के लिए, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे उनकी बात ना खराब हो जाए। अच्छा, ये जो एडवर्टीजमेंट का पूरा गेम है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को उल्टा चूना भी लग जाता है। ये जो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता वगैरह होते हैं जो अपनी प्रोफाइलों में समाज सेवक वगैरह लिख के घूमते हैं, तो ऐसा भी केस हुआ है कि कुछ सिचुएशन में कार्यकर्ता अपनी पार्टियों को भी धोखा दे देते हैं पैसा बनाने के लिए। 2015 में डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी DAVP ने एक ऐसे ही रैंडम इंक्वायरी की कि जो गवर्नमेंट पैसा देके ऐड करवा रही है ये किसको किसको जा रहा है उसको चेक करने की कोशिश की। उन्होंने लाइन से एडवर्टाइजिंग लिस्ट जो थी उस पर नंबर मिलाना चालू किया, तो कोई नंबर तो लॉन्ड्री शॉप का निकला, कोई कॉल सेंटर का निकला। एक्चुअल में न्यूज़पेपर जो थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन गवर्नमेंट से ऐड के पैसे लेके ये जो समाज सेवक थे ये समाज भक्षक का काम कर रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि अगर ऐड के पैसे से भी कुछ न्यूज एजेंसीज या न्यूज़पेपर कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फिर गवर्नमेंट यूज करती है SLAP स्लैप स्ट्रैटेजी, यानी कि स्ट्रैटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो जर्नलिस्ट या फिर न्यूज एजेंसीज इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ या पॉलिटिशियंस के खिलाफ लिखते हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनते हैं उनके खिलाफ बैक टू बैक केस फाइल किए जाते हैं डिफेमेशन के। और ये जो केस किए जाते हैं इनका मकसद जीतना या हारना नहीं होता है बल्कि परेशान करना होता है कि इतना हरास कर दो कि वो लिखना ही छोड़ दें। अब मान लो कि दिल्ली के अंदर कोई जर्नलिस्ट है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके अगेंस्ट में लिख रहा है, तो उसको एक जगह से नहीं बल्कि मल्टीपल जगह से उसके खिलाफ डिफेमेशन किया जाता है। जैसे चंडीगढ़, असम, अलग अलग जगह से उसको ऊपर डिफेमेशन केस किया जाएगा। एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको याद हो तो एक IIPM करके एक इंस्टीट्यूट था जो हर जगह उसके ऐड चलते थे, जिसको अरिंदम चौधरी चलाते थे। तो इस इंस्टीट्यूट में एक दिक्कत थी कि ये इंस्टीट्यूट ना तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना तो इससे एफिलिएटेड था और ना ही AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ना ही इससे एफिलिएटेड था। लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों से मोटा पैसा लेके डिग्री वगैरह दे रहा था। लाखों बच्चों का फ्यूचर इस पे दाव पे लगा था। तो 2005 में आउटलुक ने कहा कि IIPM अनएथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो दिक्कत में आ सकता है। और फिर इसके बाद IIPM ने इसी स्लैप स्ट्रेटेजी का यूज किया। IIPM ने आउटलुक के खिलाफ डिफेमेशन केस किया, फिर कैरावन मैगजीन है उसके ऊपर डिफेमेशन केस किया, उसके बाद करियर 360 उसके ऊपर, उसके जो पब्लिशर थे महेश्वर पेरी उसके ऊपर केस किया। और जब ये केस
केस करते थे, मल्टीपल केस करते थे, खुद एज अ कंपनी भी केस करते थे और इनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज थे उनको भी पैसे देके उनसे भी केस करवाते थे। और जहां का जर्नलिस्ट होता था वहां से दूर केस किए जाते थे। मान लो दिल्ली का है तो उसके ऊपर जो केस हो गए वो चंडीगढ़, आसाम, अलग अलग जगह से होगी, ताकि जो जर्नलिस्ट है उसको पहले तो लॉयर ढूंढने में दिक्कत आए, फिर फाइनेंशियल बर्डन उसका बढ़ जाए। जहां वो एक लॉयर कर सकता था उसको मल्टीपल लॉयर करने पड़ेंगे। इस तरीके से हरास करना चालू किया। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए कि एक जर्नलिस्ट या न्यूज एजेंसी की कॉस्ट इतनी बढ़ा दो कि वो आपके बारे में लिखना ही बंद कर दे। और यही सेम चीज IIPM के साथ भी हुई। इसने इतने केस बैक टू बैक करे और इतने सारे लोगों पे करे कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि कोई भी न्यूज एजेंसी इतना कुछ देखने के बाद भी लिख ही नहीं पा रही थी इनके खिलाफ। और आगे चल के ये लोग केस जीते भी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उतने टाइम तक ये लोग हरास हो चुके थे और जो खबरें थी वो बाहर आना बंद हो गई थी। और यही सेम स्ट्रेटेजीज बड़ी कंपनीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, ये न्यूज मीडिया और जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज करती है अगर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जैसे अनिल अंबानी के खिलाफ बहुत सारी न्यूज आ रही थी, तो 2018 जनवरी के बाद फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और इंडियन पब्लिकेशन जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द वीक, द ट्रिब्यून, NDTV, इन सब के ऊपर बैक टू बैक केस किए जब तक लिखना बंद नहीं किया इन्होंने। इसमें अडानी जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी 2017 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली के ऊपर डिफेमेशन केस किया। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड ने न्यूज क्लिक वेबसाइट जो है उसके ऊपर केस किया। 3 अगस्त 2021 को अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अहमदाबाद कोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर केस कर दिए। कई ऐसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी थे जैसे रवि नायर वगैरह, 19 अगस्त 2021 को उनके ऊपर भी डिफेमेशन केस कर दिए। और फिर ये ट्रेंड ऐसा चलता है कि जब तक केस होते हैं जब तक लिखना बंद ना हो जाए। और ये केस भी तभी बंद हुए जब लिखना बंद हो गया। और जब ये लोग केस करते हैं, चाहे बड़ा पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन, तो ये लोग बहुत ही बड़ा अमाउंट का केस करते हैं, जैसे 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा। अब रूल ये कहता है कि जितने का आप केस करोगे उसका 1% आपको कोर्ट के अंदर जमा कराना पड़ेगा। मान लो आप 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करना पड़ेगा। इन केस वो आप केस हारते हो तो आपको देना पड़ेगा। अब केस आप जीतोगे आगे या नहीं जीतोगे ये तो किसी को नहीं पता, तो इतना अमाउंट तो कोई रिस्क पे डाल नहीं सकता। और जो इनकी इंटेंशन है वो भी केस जीतने हारने की नहीं है। इनकी जो इंटेंशन है वो परेशान करने की, इतना परेशान करो कि लिखना बंद हो जाए। तो इसका भी इन्होंने एक तोड़ निकाल रखा है कि जितने भी डिफेमेशन के केस ये लोग करते हैं सब गुजरात के अंदर से करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम फीस जो आप डिफेमेशन के लिए कर सकते हो वो 75,000 ही कर सकते हो। मतलब कि आप 10,000 का भी डिफेमेशन केस कर सकते हो, बस आपको 75,000 रुपए जमा करने हैं। तो ज्यादा अमाउंट रिस्क पे नहीं रहता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में केस हार भी जाए तो 75,000 रुपए चले जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से इतना हरासमेंट होता है, इतने वकील लगते हैं, इतना ट्रैवल, इतना पैसा लगता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है और जो जर्नलिस्ट वगैरह है वो लिखना बंद कर देते हैं। तो ये स्लैब स्ट्रेटेजी है, ये भी यूज करते हैं लोग। अब एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है उसको देके भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, डिफेमेशन के केसेस जो हैं डरा धमका के उससे भी अगर मीडिया कंट्रोल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसको खरीदने का। मीडिया कंसोलिडेशन के बारे में आप एक सर्च मारिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें बेसिकली ये है कि कुछ लोग पूरे मीडिया को कंट्रोल करके पूरे देश का ओपिनियन डिसाइड करते हैं। अब देखिए होता क्या कि बाकी इंडस्ट्री जो है उसके मुकाबले मीडिया कंपनीज जो हैं वो छोटी हैं, भले ही हजारों करोड़ कमाती हों लेकिन उनके कंपैरेटिवली काफी छोटी हैं। 2007 और 2008 का जो इकोनॉमिक बूम आया था उसमें बाकी कंपनीज तो बहुत ज्यादा ग्रो करी, लेकिन न्यूज मीडिया कंपनी जो थी उनका जो बिजनेस मॉडल था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, तो वो हमेशा कर्जे में ही रहती थी। और यही वो टाइम था जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये न्यूज मीडिया को खरीदना शुरू किया इन्होंने। इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज चैनल हैं उनमें से 1/3 या तो पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर बिजनेसमैन ओन करते हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। और पहले के टाइम पे जब लोकल केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था तो उस टाइम पे तो लगभग 60% लोकल पॉलिटिशियन जो थे वो उसको ओन करते थे। ये देखिए ये है पूरा चार्ट कि कौन किसको चलाता है। लेकिन ये भी इनफ ना हो तो मैं और बता देता हूं कि कौन सा न्यूज चैनल को कौन सा बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन ओन करता है। ये लोग किसी NGO या किसी समाज सेवा वाली कंपनी को ओन करें ना करें, लेकिन इनका इंटरेस्ट न्यूज मीडिया कंपनी में बहुत रहता है। नेटवर्क 18 इसके पास CNBC आवाज, CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया और CNBC TV 18 जैसे न्यूज चैनल्स हैं। और firstpost.com और moneycontrol.com जैसी वेबसाइट थी, ये भी इनके पास थी। न्यूज 18 के पास तो फॉर्ब मैगजीन जो है उसको छापने तक के लाइसेंस थे इंडिया के अंदर। रिलायंस फैमिली के अगेंस्ट में न्यूज 18 जो था वो काफी अच्छा नहीं लिखता था। ये लोग रिलायंस फैमिली के काफी खिलाफ थे और कई बार झड़प होने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जनवरी 2022 में रिलायंस ने नेटवर्क 18 में 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और 2 साल बाद 30 मई 2014 को रिलायंस ने नेटवर्क 18 का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। अगर आपको याद हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी के गैस डील पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो रोज टीवी पे आके मुकेश अंबानी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। अक्टूबर एंड नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि अंबानी के पास स्विस बैंक अकाउंट है जिसमें ब्लैक मनी है और रिलायंस इंडस्ट्री ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए केजी गैस वेल जो है उसमें प्रोडक्शन कम कर दिया है। इसके 2 महीने बाद जनवरी
जनवरी 2013 में जिन जिन न्यूज़पेपर ने केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, उनको रिलायंस के लॉयर्स ने लीगल नोटिस भेजे। क्वार्ट्ज इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से नेटवर्क 18 ने खरीदने के बाद और जब सारे एम्प्लॉइज ने रेजिग्नेशन मार दिया, उसके बाद रिलायंस के एग्जीक्यूटिव ने नेटवर्क 18 के जर्नलिस्ट के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग करी, जिसमें साफ समझाया गया कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यूज मीडिया के अंदर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जो बाकी चैनल्स हैं उनमें भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा लगा है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। इसी तरीके से बाकी जो न्यूज चैनल हैं उसमें भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा लगा है, जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है, जिसमें आज तक, इंडिया टुडे, ललन टॉप और न्यूज तक जैसे चैनल्स हैं, इसका 23.6% हिस्सा कुमार मंगलम बिरला और उनकी फैमिली ओन करती है। इसी तरीके से एशिया नेट न्यूज जो है उसको राजीव चंद्रशेखर ओन करते हैं, जो बीजेपी से एसोसिएटेड है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। इन्होंने रिपब्लिक टीवी में भी शुरू में इन्वेस्ट किया था और डायरेक्टर भी थे, हालांकि अभी इन्होंने छोड़ दिया। जो लोग मत है उसको दारदा फैमिली के विजय दारदा, जो 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी भी बने हैं, वो ओन करते हैं। ऐसे पंजाब में जो अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल और उनकी फैमिली पीटीसी न्यूज नेटवर्क को ओन करती है। इसके अलावा यही फैमिली केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ओन करती है। पंजाब में तो ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जिस चैनल को सीएम के बेटे ओन करते थे, उसी चैनल को पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो सरकारी एड भी देती थी, और वो भी तब जब वो चैनल बिल्कुल जस्ट लॉन्च हुआ था। उसकी व्यूअरशिप वगैरह क्या है उसका कुछ पता नहीं था, उसके बाद भी उसको गवर्नमेंट एड मिले। 2008 में 3 चैनल थे, पीटीसी न्यूज, पीटीसी पंजाबी और पीटीसी चक दे। ये लॉन्च हुए और लॉन्च होते ही सरकारी एड्स मिलना चालू हो गए। न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज जो उनके रीजनल चैनल जो हैं, वो हरियाणा के पॉलिटिशियन और फॉर्मर मिनिस्टर विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा ओन करते हैं। जी न्यूज जो है उसको सुभाष चंद्र और उनकी फैमिली ओन करती है। 2016 हरियाणा में इनको बीजेपी का सपोर्ट था। और जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है सन टीवी, उसको कलानिधि मरन ओन करते हैं, जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के रिलेटिव हैं और डीएमके पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये है पूरा चार्ट कि कौन किसको चलाता है। अब देखिए, आधे घंटे तक मैं और भी बताता रहूंगा तो नाम खत्म नहीं होंगे। आप एक सर्च मारिएगा, कोई भी न्यूज चैनल है, आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा बिजनेसमैन उसके पीछे है। तो लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, एआई और चैट जीपीटी से सीख के अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए डू चेक आउट द वर्कशॉप वी हैव फॉर द फर्स्ट 1000 पीपल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।